नजर गड़बड़ है, इनकी सोच गड़बड़ है। आज ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसमें अमेंडमेंट की बात है, ये अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इनकी नजर गलत है। बड़ा हरामी हो बेटा। और देखिए रिजवान साहब जबरदस्ती आप हंस रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपकी हंसी का। एक बात आप जानिए, मैं जान रहा हूं कि जो ये बिल आप ला रहे हैं अमेंड करके, जरा बताइए फायदा क्या है, वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है, एक भी फायदा आप बता दीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कहते हैं कि साहब 1955 में एक्ट बना। अच्छा, 1955 में नहीं बना, वक्फ एक्ट बना है 1954 में। ठीक है, समझिए। बोलिए अमीश भाई यहाँ जानकारियां गलत रखी जा रही हैं जी। सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये बिल पर से इलीगल है, असंवैधानिक बिल है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26 का वायलेशन है। ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये बिल राइट टू प्रैक्टिस जो रिलीजन है उसके विरुद्ध में है। ये सब असंवैधानिक बिल है। इस वजह से हमारी आपत्ति ऑब्जेक्शन है। हमने तो ये कहा था कि बिल को विड्रॉ कर लिया जाए, बट जेपीसी पे गया, अच्छी बात है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बात नंबर 2, अभी आपने बहुत सारी चीज बताई कि आपत्ति की। अभी आपका हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है कर्नाटक का, तमिलनाडु में, उसमें क्या किसी मुसलमान को आप एंट्री दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमारे सिख भाइयों का है सिख प्रबंधक कमेटी, उसके अंदर सिर्फ सिख हिस्सा ले सकता है, कोई बाहर वाला आदमी आके नहीं ले सकता, मुसलमान नहीं आ सकता। तो सरकार को मुसलमानों के ही अंदर क्यों आना है? क्यों वक्फ के अंदर सरकार को इंटरफेयर करना है? वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के सरकार के जो ये है क्यों छीनना चाहती है सरकार उससे? तो रुको जरा, सबर करो। हमने पहले दिन से कहा अमीश भाई, जो मुसलमानों की भलाई की बातें कर रहे हैं ना, ये सब ढकोसला है, ढकोसला। सरकार की नीयत में खोट है। मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है सरकार। सर एक कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? वक्त तो कई मुसलमानों की जमीन भी छीन रहा है, जो जानकारी है। वक्त तो कई मुसलमानों की सरकार क्यों बोल रही है कि हमको मुसलमानों की फिक्र है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पॉइंट ये है, लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिप्लाई। हम्बल सबमिशन। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देख लीजिएगा, बीच में कोई ना बोले। जी कोई नहीं बोले। पहली चीज, अमीश भाई बहुत डायलॉग सुने, कोई इस्लाम का, ये इस्लाम का मैटर है, कुरान का मैटर है, फलाना है और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आज बहस भी देख रहा था। ये बताइए अमीश जी, ये जो बिल आया था, ये एक्ट जो बना था, ये 1955 में वक्फ एक्ट बना था। बड़ा मासूम सा सवाल है, 1955 में ये वक्फ एक्ट बना था। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 1995 में भी करी, अमेंडमेंट लेके आई। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 2013 में भी की, अमेंडमेंट लेके आई। यार जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी, तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था, तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। ये फंस। हाँ जी, राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अगर आपने इतना वीडियो अभी तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जो है हमारी भारत सरकार वक्फ बोर्ड के ऊपर उनके लॉज पे कुछ नए अमेंडमेंट ला रही है। उसका बिल पास हो गया है शायद। तो इसी बात के लेके बहस चल रही थी, जिसमें हमारे प्यारे भाई रिजवान अहमद भाई बैठे हुए थे और उसमें दो जाहिल, एक वारिस पठान और एक नकली मौलाना साजिद रशीदी भी बैठा हुआ था, और एक थोड़े से समझदार अजीज़ खान जो कि आई थिंक नेता हैं AIMIM के, वो भी बैठे हुए थे। अब इनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि हमारे रिजवान भाई जब भी बैठे होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनकी मिसाइल जो वो दागें और कोई उसको पकड़ ले, या कोई वो तीर छोड़े तो उसको पकड़ ले, बल्कि वो उड़ता हुआ तीर को अपने पिछवाड़े में ले लेते हैं और फिर रिजवान भाई फिर छोड़ते नहीं हैं। ये मैंने कई डिबेट्स में देखा है। उनकी बात का इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब ये मतलब कह रहे हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। वो अमीश इस मारे नहीं आया था क्योंकि उस छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था। अगर इस्लाम खतरे में था तो 1995 में अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते ना, जैसे आज कर रहे हो। लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे, जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। यह है इन लोगों का दोहरा चेहरा। पहली चीज। Once more! दूसरी बात जी, जमीन के लुटेरों से एक बात याद आई। मिस्टर जावेद अहमद हैं, ये मेरी बात नहीं है, इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है। ये वक्फ वेलफेयर सोसाइटी के फोरम के चेयरमैन हैं जावेद अहमद। ये पठान जाके उसको चेक कर लें। उन्होंने अपने परसों के इंटरव्यू में बताया है कि तेलंगाना में ओवैसी परिवार ने 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। जलवा है हमारा। यह मेरा बयान नहीं है, यह जावेद अहमद का बयान है। पोस्ट भी बता दिया और नाम भी बता दिया।
दूसरी बात, म्यूजिक डांस ऑर्केस्ट्रा एक डीजे गाना बजा। अब तीसरी बात और अपनी बात खत्म करूंगा। जो वक्फ की जमीन की लड़ाई होती है, अमीश भाई एज अ लॉयर बता रहा हूं, और मुझे यहां पर प्लीज आप लॉयर या एडवोकेट लिखा करिए, ये मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्म गुरु की देश में कोई इज्जत नहीं रह गई है, तो आप एडवोकेट लिखा करिए मुझको। अब ये बात आती है कि जो वक्फ की जमीन की लड़ाई है, ये टाइटल सूट है, टाइटल सूट। तो टाइटल सूट को टाइटल सूट की तरह लड़ो। अगर वक्फ ये मानता है कि ये जमीन मेरी है, वक्फ का अधिकार है उस जमीन के लिए लड़ने के लिए, अधिकार है, एक टाइटल सूट तैयार करो, सीनियर डिवीजन में जाओ, अपने कागज लगाओ, सिविल कोर्ट में जाकर इसका मुकदमा करो। प्रथम दृष्टिया कोर्ट आपके कागज देखेगा, दूसरी पार्टी को कोर्ट नोटिस इशू करेगा, दूसरी पार्टी अपने कागज लेके आएगी, मुकदमा चलेगा। अगर आपके कागज सही होंगे, जमीन वक्फ को मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, जैसे हर टाइटल सूट में होता है, जैसे राम मंदिर में हुआ। यार ये बीच में ट्रिब्यूनल कैसे आ गया? जी, हिंदुस्तान में टाइटल सूट में ट्रिब्यूनल का क्या काम है, जरा मुझे कोई ये बता दे। साजिद रशीदी, ये स्पेशल स्टेटस क्यों? साजिद रशीद जी, ये स्पेशल स्टेटस क्यों? यार इस जाहिल की तो मुझे शक्ल ही पसंद नहीं है। जब भी ये साला बोलता है ना, मुंह से डायरिया निकलता है इसके, गंदी सी इसकी शक्ल है। जब भी ये टीवी पे बैठ के गंदा सा मुंह बना के बोलता है, इसकी आंखों में वासना भरी होती है, वासना। कभी आप नोट करें तो ये इतना जाहिल मौलाना है कि ये आग लगाने के अलावा कहीं कुछ नहीं करता। ये ऐसे मौलाना को गरीब मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इसने आग लगानी है, हर जगह पे कहना है कि मुसलमान का ये हो गया, मुसलमान को नुकसान हो गया। ये उनको फ़ायदे कभी नहीं बताता। इतनी गंदी शक्ल वाला जाहिल इंसान है ये। पास गई। ओके ओके ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। साजिद रशीदी, फर्स्ट टाइम ही स्पीकिंग। अमीश भाई, नहीं आवाज आ गई। अमीश भाई, ओके साजिद रशीदी, आवाज आ गई, प्लीज बोलिए। अमीश भाई, यहाँ जानकारियां गलत रखी जा रही हैं। जी, कैसे? कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब 1955 में एक्ट बना। 1955 में नहीं बना, वक्फ एक्ट बना है 1954 में, 1923 में बना, 1954 में बना। आपकी जानकारी गलत है। 1923 में कैसे बन जाएगा? बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। 1923 में कैसे बन जाएगा? 47 में तो देश आजाद हुआ, 47 में देश आजाद हुआ, और 23 में वक्फ एक्ट बन गया। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, मेरा नंबर है बोलने का, चुप रहिए। ये कर्टसी प्रोवाइड करनी चाहिए एक दूसरे को। ये गलत बात है, चुप रहिए। रशीदी आपके बीच में नहीं बोले, अलाउ हिम, पहली बार बोल रहे हैं, अलाउ हिम 50 सेकंड। नंबर एक। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, 1954 में, तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1954 में वक्फ एक्ट आया। उसके बाद में सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया, और 1970 में गजट आया, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, इस पे लिखा हुआ भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने को जो प्रॉपर्टीज मिली उनकी पूरा ब्यौरा इसमें है। 1970 में गजट आया, फिर वक्फ बोर्ड बनने शुरू हो गए हर स्टेट में। 1995 में एक संशोधन आया, जो 2013 में जाके लागू हुआ। 2013 में कोई संशोधन नहीं आया। जिन लोगों की जानकारी नहीं, वो जो चाहे अनशन बके। 1995 में संशोधन आया, 2013 में जाके उस पर अमेंडमेंट आया, उस पर अमल दरामद हुआ। उस दिन कोई संशोधन नहीं हुआ। नंबर एक, उस संशोधन में सिर्फ एक पावर वक्फ बोर्ड को दी गई कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो भी सीईओ रहेगा, उसको इतनी पावर रहेगी कि वो 54 का नोटिस देकर अपनी जो भी प्रॉपर्टी उसकी ऑक्युपाइड है, नाजायज कब्जे में है, उनको छुड़ा सकता है एसडीएम के माध्यम से और दिल्ली पुलिस के माध्यम से। जी, 2013 के बाद जब ये अमेंडमेंट आया, उसके बाद में 2014 में सरकार बन गई बीजेपी की। उसके बाद में जितने भी केसेस हैं, ना एसडीएम ने कोई समर्थन किया वक्फ बोर्ड का, ना दिल्ली पुलिस ने किया, और कोई भी संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड अपनी नहीं ले पाया। मतलब बस मुजम्मत पे मुजम्मत मुरम्मत करने के लिए कोई आगे नहीं आया। अमीर जी, जी अमीर जी, पहली चीज तो पैनलिस्ट को ये बता दीजिए कि जाके मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 पढ़ लें, जो कह रहे थे आजादी से पहले एक्ट कैसे आ गया। भैया, भारत को आजादी भी इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मिली थी। 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट जाके पढ़ लेना, पहली चीज। अभी भाई ने कहा कि हम सर्वे नहीं कराना चाहते क्योंकि हमारी जमीन हड़प ली जाएगी। मेरे भाई, तुम हिंदुस्तान में सर्वे भी नहीं करने दोगे, तुम कागज भी नहीं दिखाओगे। भैया, तुम चाहते क्या हो 2 मिनट में? मैं कागज दिखा रहा हूं, मैं कागज दिखा रहा हूं। संविधान। पहली चीज, ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात। ये तो होगा। पहली चीज। दूसरी बात, ये बताइए, कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा, और आप जवाब ले नहीं रहे अमीश भाई, आप जवाब ले नहीं रहे
कि सीधी सीधी जैसे टाइटल सूट की लड़ाई होती है, जी जी, वक्फ बोर्ड सिविल कोर्ट जाकर अपने टाइटल सूट की लड़ाई जमीन के, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीधे सीधे सिविल कोर्ट जाकर टाइटल सूट की लड़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए अमीश भाई, देखिए इनकी तुष्टीकरण की राजनीति देखिए, ये कहां से किस चीज को कहां पर जोड़ते हैं। देखिए इनकी नजर गड़बड़ है, इनकी सोच गड़बड़ है। आज ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इसमें अमेंडमेंट की बात है, ये अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इनकी नजर गलत है। और देखिए रिजवान साहब ने जबरदस्ती आप हंस रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपकी हंसी का। एक बात आप जानिए, मैं जान रहा हूं कि जो ये बिल आप ला रहे हैं अमेंड करके, जरा बताइए फायदा क्या है, वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है, एक भी फायदा आप बता दीजिए। कौन सा ऐसा काम कर रहा है जिससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है? के फायदे के लिए आना चाहिए, देश के फायदे के लिए आना चाहिए। वक्फ बोर्ड का अजीज खान बिल वक्फ बोर्ड के मुनाफे के लिए आया, देश के मुनाफे के लिए आए। 10 सेकंड। बिल किसके लिए आता है? देश के फायदे के लिए। अभी शहजाद ने कहा, ठीक है, आपके 40 सेकंड में रिजवान कुछ कह रहे थे, 10 सेकंड रिजवान में 10 सेकंड, रिजवान में 10 सेकंड सुन ले अमीर भाई, 10 सेकंड देते हैं, बात कर ले। मैं आपको मौका दे रहा हूं, अजीज भाई मौका दे रहा हूं आपको। रशीद साहब भी बचे हुए हैं अभी बोलने के लिए, बोलिए। अरे अजीज भाई बस आप इतना बता दो कि 1995 और 2013 में जब अमेंडमेंट आए थे आपने विरोध क्यों नहीं किया था, बस इतना बता दो। ठीक है अजीज खान, जवाब अजीज खान जवाब। विरोध इसलिए नहीं किया था क्योंकि नियत ठीक थी। आज आपकी नियत ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है। वो चाहते हैं नियत गलत है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो अपने मित्रों को देना चाहते हैं। अमीश भाई, इसका मतलब आज अजीज खान साहब ये बोल रहे हैं कि ये नियत पर और एक प्रिजम्पशन के मारे विरोध कर रहे हैं और किसी तर्क के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है नियत खराब है इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पर नियत का भी आपको पता चल जाता है अजीज भाई। हाँ तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गई यहाँ पे ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जी, ये जो वक्फ बोर्ड है ये कुछ भी नहीं है, एक लैंड माफिया है, भू माफिया है, जो कि लोगों की ज़मीनें हड़प करता है। और मतलब उसका किसी भी गरीब मुसलमान को भारत में, हिंदुस्तान में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। वो सिर्फ जो उसका फ़ायदा मिल रहा है वो बड़े बड़े नेताओं को मिल रहा है। और ये जो नेता बैठे हुए, गंदे अंडे, सड़े हुए अंडे बैठे हुए, ये वो फ़ायदा गरीब मुसलमानों तक पहुंचने भी नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि उनकी अपनी जेबें चल रही हैं। अभी कल एक इंटरव्यू में सुना कि अभी रिजवान भाई ने भी बोला कि ओवैसी के पास 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी। अब आप सोचिए, गरीब मुसलमान और हिंदू जो भी जितने भी गरीब हैं हमारे देश में, उनके पास एक कमरे का फ्लैट नहीं होता, और उस ओवैसी के पास 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। यार क्या और जो ओवैसी ने अपने गंदे अंडे बिठा रखे हैं, बस ये हर चीज़ का विरोध करना है। ये इनका नाम ना विरोध होना चाहिए, विरोध। ये हम तो विरोध करेंगे हर चीज़ का, चाहे हमें समझ आए या ना आए। और ये सड़ी शक्ल का, गंदे अंडे जैसी, सड़े हुए अंडे जैसी शक्ल का साजिद रशीदी, ये तो हर चीज़ का विरोध करता है। इसको ये विरोध का भी विरोध करता है साला। मतलब किस दिन कोई विरोध होगा ना तो वो विरोध का भी विरोध करेगा। ये तो घर जाके कहता होगा आज मैं 4 बार विरोध करके आया हूँ। जैसे दवाई है ना, सुबह विरोध किया, दोपहर विरोध किया, शाम विरोध किया, रात विरोध किया। विरोध कह रहा हूँ, विरोध, कुछ और नहीं कह रहा। तो जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।